पॉल पॉट, कैम्बोडिया के ऐसे लीडर जिनके अकॉर्डिंग सोचना सबसे बड़ा जुर्म था। डॉक्टर्स, टीचर, इंटेलेक्चुअल, स्टूडेंट या बस पढ़े लिखे भी होना वहां जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा खतरा था। In Cambodia, the situation is tragic. माइनॉरिटी कम्युनिटी उनके लिए देश का सबसे बड़ा दुश्मन था। Roughly 1.7 million Cambodians, about 1 in 4, died during those 4 years. किसी रिलीजन को फॉलो करना उनके अकॉर्डिंग गद्दारी था, तो फिर उनके लिए अच्छा था क्या? एक ऐसा कैम्बोडिया जहां हर कोई एक जैसा हो, एक जैसा काम करता हो, ना कुछ सोचता हो ना कुछ पूछता हो। पर इन सब के बाद भी उनके देश के लोग उन्हें एक विजनरी लीडर मानते थे। माओ जेडोंग, चाइना के सबसे बड़े लीडर, जिनके लिए ट्रेडिशन एक बीमारी जैसा था, रिलीजन एक बैकवर्डनेस का हिस्सा था, इंडिविजुअल ओपिनियन सबसे बड़ा रिबिलियन था, हिस्ट्री, कल्चर, इमोशंस सिर्फ तब तक ही वैलिड जब तक वो उनके आइडियोलॉजी को सर्व कर रहा है। और इसी के चलते उन्होंने एक ऐसा कल्चरल रेवोल्यूशन लाया जहां सरेआम टीचर्स, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को मार दिया जाता था, लेकिन फिर भी आज भी वो चाइना के नेशनल हीरो माने जाते हैं। उनकी फोटो चाइनीज करेंसी पर है। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, जोसेफ स्टालिन से लेकर अडोल्फ हिटलर तक, ऐसे लीडर्स की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है जो अपने मकसद के लिए लाखों लोगों को मारते आए हैं, फिर भी करोड़ों लोगों के लिए वो एक नेशनल हीरो और महान लीडर थे। और ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट रूल बुक थी जिसका यूज करके अपने मन चाहे किसी भी मकसद को अंजाम दे सकते थे, और उसके लिए उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से सीक्रेट रूल्स थे और उनमें ऐसी क्या खास बात थी जो सच को कंप्लीटली चेंज कर सकती थी, जो गलत को सही और सही को गलत दिखा सकता था। उस रूल बुक में ऐसे कौन से तरीके हैं जिसका यूज करके एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी कंट्री की सोच बदली जा सकती थी, और उनमें ऐसा क्या था जिसे फॉलो करके आज भी हमारे लीडर्स जरूरत पड़ने पर हमारे दिमाग, हमारे सच, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते आ रहे हैं। आज हम उस सीक्रेट रूल बुक में से 5 सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले रूल्स को इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू समझेंगे, जिसका यूज करके किसी भी सोचे समझे इंसान को बड़े ही आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और किसी भी सच को तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है। और अगर आपने इन रूल्स को अच्छे से समझ लिया, अलग अलग लीडर्स ने इन रूल्स को कैसे यूज किया है ये अच्छे से समझ लिया, तो अगली बार जब भी कोई आपके सच को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा, मीडिया के जरिए आपके इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश करेगा, आपकी सोच को शेप करने की कोशिश करेगा, तो आप उनकी साजिश का शिकार नहीं बनोगे और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इनमें से कौन से रूल्स को यूज करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप इन रूल्स को जानने के लिए तैयार हो? dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. We have not taken any powers whatsoever. We are functioning absolutely within the Constitution. Партизанки, оружающие тылы наших врагов. आज के वक्त में आप एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो या फिर एक स्टूडेंट हो, एक चीज है जो आपके ग्रोथ को 5x, 10x या इवन 20x कर सकती है, और वो चीज है कंटेंट क्रिएशन। सोचो, एक टीचर है जो अपने क्लास में सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड है। वहीं कोई दूसरे टीचर है जो शायद नॉलेज में उनसे थोड़े कम हो, लेकिन उन्हें कंटेंट क्रिएशन का गेम पता है और वो हजारों बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं और अपनी अर्निंग 10x, 20x उनके कंपैरिजन में कर पा रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हो जो अपने एकेडमिक्स में ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के लिए इधर उधर वो भटक रहा है। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट जो शायद आपसे कम ब्रिलियंट हो, शायद आपसे कम इंटेलिजेंट हो, बट उसने कंटेंट क्रिएशन के गेम को समझा और अपने पढ़ाई के साथ साथ एक पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस किया
और उसके डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले अपॉर्चुनिटीज खुद उसे नॉक कर रही है। आप एक छोटे से बिजनेस ओनर हो जो अपने मोहल्ले तक ही प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहा है, वहीं एक दूसरा छोटा बिजनेस ओनर जिसे कंटेंट क्रिएशन का गेम पता है, वो पूरे इंडिया भर में या इवन ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है और अपने रेवेन्यू को 10x 20x कर पा रहा है। ये सारा का सारा खेल कंटेंट क्रिएशन के जरिए पॉसिबल है। एंड आई नो कि आप में से जितने भी व्यूअर हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी ट्राइड क्रिएटिंग कंटेंट, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ओवरऑल ये चीजें वर्क कैसे करती है। मैं तो कंटेंट डालता हूँ लेकिन उस पर कोई रीच नहीं आता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ये पूरे के पूरे कंटेंट क्रिएशन का गेम वर्क कैसे करता है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट संडे 31 अगस्त दोपहर के 12 बजे 1 घंटे का लाइव कंटेंट क्रिएशन मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं आपको लाइव अपना 6 स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ, जिसे यूज करके आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करोगे और इस पूरे फ्रेमवर्क से गुजरकर एट द एंड इस पूरे जर्नी को मोनेटाइज कर पाओगे और आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में 5x 10x ग्रो कर पाओगे। एंड इस लाइव क्लास के एंड में 30 मिनट का लाइव Q&A सेशन होने वाला है, जहां पे आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी के डाउट को डायरेक्टली पूछ सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं मास्टर क्लास का, वहां से जाकर आप इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ये लाइव है तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड होने वाली है, इससे पहले कि वो फुल हो जाए आप अपना सीट जरूर बुक कर लें। तो अब इस एपिक और पावरफुल डॉक्यूमेंट्री में वापिस आते हैं। एक 11 सितंबर 2001 यूनाइटेड स्टेट्स। हर आम दिन की तरह लोग सुबह सुबह अपनी डेली रूटीन में बिजी थे। कॉफी शॉप्स में रश था, लोग अपने ऑफिसेस के लिए निकल रहे थे। न्यूज चैनल्स पर वही रोज की हेडलाइंस चल रही थी। तभी अचानक से 8:46 पर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक बोइंग 767 जेट नॉर्थ टावर से टकराता है और जोरदार धमाका होता है। मिनटों में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लोग डर जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। और तभी 17 मिनट के बाद 9:30 पर एक और प्लेन इसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा जाता है। लोग इन चीजों को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि कुछ ही वक्त में 9:37 पर एक और प्लेन यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। पर अभी भी एक आखिरी प्लेन बाकी था जो 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के एक फार्म में जाकर क्रैश हो जाता है। सिर्फ 77 मिनट के अंदर ही अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री हिस्ट्री के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक का शिकार बन चुकी थी। This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That a plane has crashed into the World Trade Center. There's a great deal of speculation yet in terms of what has caused the plane to crash into the World Trade Center. और इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अल-कायदा। इस इवेंट से पूरा अमेरिका शॉक में जा चुका था और प्रेसिडेंट से जवाब मांग रहा था। अटैक के तुरंत बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अपनी वॉर काउंसिल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं अल-कायदा और अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए। लेकिन इस मीटिंग में एक और शख्स था जिसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। पॉल वोल्फोविच, यूएस के डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। वो इस मौके का फायदा उठाकर एक अलग ही प्लान को अंजाम देना चाहता था। लेकिन वो ऐसे क्रूशियल अटैक के बीच किसी और प्लान को क्यों अंजाम देना चाहता था, और आखिर वो प्लान था क्या? वो प्लान था मिडिल ईस्ट का ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल। और इस प्लान का मेन टारगेट इराक। वो इराक जिसके नॉर्थ में कर्डिश रेबल्स अपने प्रेसिडेंट सद्दाम के अगेंस्ट खड़े थे और साउथ में कुवैत बॉर्डर के पास अमेरिका खुद ही अपना मिलिट्री बेस बना चुका था। और इन्हीं एरियाज में था वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। और इस ऑयल के अलावा सद्दाम हुसैन का तेजी से बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट पर इन्फ्लुएंस और उसकी मिलिट्री पावर अमेरिका के मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के सपने की सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। और इसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए यूएसए ने दुनिया को बताया कि अल-कायदा और सद्दाम हुसैन सीक्रेटली एक दूसरे से मिले हुए हैं और अब इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है ताकि आने वाले वक्त में 9/11 जैसे कई हादसों को अंजाम दे सके। Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums
taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. और इन्हीं के बेस पर शुरू किया गया इन्वेजन ऑफ इराक। पर आखिर ये पता कैसे चला कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है? वेल, इस स्टोरी का बेस था एक ब्रिटिश इंटेलिजेंट रिपोर्ट। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इंटेलिजेंट रिपोर्ट पे ये पूरी स्टोरी बिल्ड की गई थी, उसका प्राइमरी सोर्स एक इराकी अमेरिकन स्टूडेंट इब्राहिम अल मराशी की 1991 की पीएचडी थीसिस थी। And my article ended up in a British intelligence parliamentary document that justified an invasion of Iraq. सोचिए, एक 10 साल पुरानी पीएचडी थीसिस को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, उसे तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से दिखाया गया, उसे इस लेवल पे एग्जैजरेट किया गया और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया जिससे इराक का इन्वेजन दुनिया की सेफ्टी के लिए जरूरी बन गया। मिलियंस ऑफ इराकीज को मार दिया गया, उस कंट्री की ऑयल फील्ड्स पर कंट्रोल कर लिया गया, उस कंट्री को इकोनॉमिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो भी सिर्फ एक केयरफुली प्लान्ड नैरेटिव से। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे एक नैरेटिव ने यूएसए को एक ग्लोबल ट्रेजेडी से उठाकर एक फुल स्केल वॉर को जस्टिफाई करने का मोरल लाइसेंस दे दिया। और यही है हमारे सच को कंट्रोल करने का रूल नंबर 1, बिल्ड अ नैरेटिव। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नैरेटिव बिल्ड कैसे किया जाता है? कैसे मिलियंस ऑफ लोगों को किसी स्टोरी को सच मानने पे मजबूर कर दिया जाता है, वो भी विदाउट इवन फोर्सिंग देम? तो इसके लिए आपको 4 स्टेप्स से गुजरना होता है। स्टेप 1, ट्रिगर इमोशंस। फियर, पेन, एंगर, रिवेंज, कंफ्यूजन, ये सारे इमोशंस हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। और जब ये इमोशंस पीक पर हो, वही परफेक्ट मोमेंट होता है अपने फायदे के लिए मनचाहा नैरेटिव बिल्ड करने का। जैसे यूएसए के 9/11 अटैक के बाद लोग डरे हुए थे, हेल्पलेस फील कर रहे थे, उन्हें बदला चाहिए था, और ये एक नैरेटिव को बिल्ड करने का परफेक्ट मोमेंट था। स्टेप 2, हमें बहुत केयरफुली एक विलन इंट्रोड्यूस करना है। जैसे हर स्टोरी को एक विलन की जरूरत होती है, वैसे ही नैरेटिव बिल्ड करने के लिए भी हमें एक विलन चाहिए। जैसे यूएसए ने इराक और सद्दाम हुसैन के साथ किया, जबकि उनका असल मोटिव कुछ और ही था, ऑयल एंड मिडिल ईस्ट पे सॉफ्ट कंट्रोल। स्टेप 3, राइट द स्टोरी। अब आपके पास इमोशंस भी है, विलन भी है, बस आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसे सुनने के बाद कोई फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में कोई बात ही ना करे, सिर्फ इमोशन ड्रिवन लॉजिक। जैसे यूएसए की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की स्टोरी। यहाँ सवाल ये नहीं है कि सद्दाम हुसैन एक्चुअल में हीरो था या विलन, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया को उसके नाम से डराया गया, उसे एक विलन बताया गया और इराक को दुनिया के लिए खतरा बताया गया, वो भी एक ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो आज तक प्रूव नहीं हो पाई है। इस स्टोरी में सिर्फ इमोशन ड्रिवन लॉजिक था। स्टेप 4, बिकम द हीरो। स्टोरी सुनाने के बाद लोगों को बचाने के लिए एक हीरो भी तो होना चाहिए ना। अब जब लोगों को इमोशंस ट्रिगर हो चुका है, तो कोई चाहिए ना एज द सेवियर, एज द हीरो। जैसे इस नैरेटिव में हीरो बना यूएसए, दुनिया को बचाने वाला हीरो। इन्हीं 4 स्टेप्स के ब्लूप्रिंट को आप अपने आसपास ऑब्जर्व करना। कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर्स अपने मकसद को अंजाम देने के लिए इस ब्लूप्रिंट को कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं। 1970s इंडियन हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट पीरियड, एक ऐसा पीरियड जब महंगाई अपने पीक पर थी, बेरोजगारी तेजी से फैल रही थी, हर मिडिल क्लास बिजली और राशन के बढ़ते रेट से तंग आ चुका था, चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हर लेवल पर करप्शन सरेआम हो चुका था, स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर कोई जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। पेट्रोल की प्राइसेस 300% तक बढ़ चुकी थी, रॉयल फैमिली से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन सब सरकार के अगेंस्ट हो चुके थे। और इसी के बीच दिन आता है 12 जून 1975, जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट देती है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट को रद्द कर देते हैं और अगले 6 साल तक उनके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एक प्राइम मिनिस्टर पर इतना सख्त फैसला सुनाया गया? तो हुआ कुछ यूं था कि उनके अपोजिशन कैंडिडेट राज नारायण ने उन पर 14 एलिगेशंस लगाए थे और उन 14 में से 2 एलिगेशंस कोर्ट में प्रूव हो जाते हैं। लेकिन वो एलिगेशंस थे क्या? एक एलिगेशन था कि उन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीच के लिए जो स्टेज सेटअप किया था उसमें सरकारी रिसोर्सेज का यूज किया गया था, और दूसरा वो एक गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर यशपाल कौर से अपने इलेक्शन से जुड़े हुए कामों में मदद लेती है। और अब इंदिरा गांधी के पास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 24 जून
1975 को सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी की अपील सुनती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए ये बताती है कि अगले हियरिंग तक वो प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती है और अब इंदिरा गांधी के पास अपनी सीट बचाने के लिए सिर्फ अगली हियरिंग तक का ही वक्त। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक लेटर लिखती है और 26 जून 1975 को जब लोग सुबह उठते हैं तो सुबह कोई न्यूज नहीं आती है क्योंकि तब तक सब कुछ बदल चुका था। आधी रात को ही रैलीज में बैठे अपोजिशन लीडर्स अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारी जी देसाई, एल.के. आडवाणी जैसे कई बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है और सुबह इंदिरा गांधी रेडियो पर बताती है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। पर आखिर इस इमरजेंसी को लागू करने के पीछे कारण क्या था? क्या इंडिया पर कोई फॉरेन अटैक होने वाला था या फिर इंडिया किसी वॉर में इन्वॉल्व था? नहीं, इसका ऑफिशियल रीजन दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी देश के अंदर चल रही प्रॉब्लम की वजह से देश की सिक्योरिटी को खतरा होना। और बस ये रीजन देने के बाद राष्ट्रपति की एक साइन ने डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया और अब उनके पास अपनी पोजीशन को स्टेबल करने का एक ही रास्ता था, सेंसरशिप, जिसके थ्रू सच्चाई को दबाकर लोगों के लिए एक नया सच क्रिएट किया जा सके। और वही किया गया। सभी न्यूज़पेपर ऑफिसेज की आधी रात में ही पावर सप्लाई कट कर दी गई। जगह जगह न्यूज ऑफिसेज पर बार बार रेड पड़वाई गई। न्यूज जर्नलिस्ट और गवर्नेंस के लिए ग्राउंड रूल्स और गाइडलाइंस इशू किए गए और उन्हें कुछ भी छापने से पहले चीफ प्रेस एडवाइजर की परमिशन लेनी पड़ती थी। कुछ न्यूज हाउसेस कंप्लीटली चुप हो गए थे और कुछ जैसे इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन अपना विरोध जताने के लिए अपने एडिटोरियल पेज को ब्लैंक छोड़ देते थे और जो जर्नलिस्ट आवाज उठाते थे उनका अंजाम था जेल। साल 1976 तक ऑलमोस्ट 7,000 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट को जेल भेजा जा चुका था। पूरे इमरजेंसी पीरियड के दौरान बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन कर दिया गया था। यहाँ तक कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में भेजा जा चुका था। और यही है हमारा रूल नंबर 2, सेंसरशिप। जब नैरेटिव बिल्ड कर लिया जाता है तब नैरेटिव पे उठ रहे सवाल को दबाने के लिए यूज किया जाता है सेंसरशिप का। लेकिन आज के वक्त में पूरे मीडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं कुछ टैक्टिक्स। टैक्टिक 1, लीगल हैरेसमेंट। इस टैक्टिक में लॉ का यूज नहीं मिसयूज किया जाता है। चाहे सेडिशन लॉ हो, डिफेमेशन लॉ हो या एंटी टेरर लॉ हो, किसी भी मीडिया हाउस या जर्नलिस्ट पर एक स्लैप यानी स्ट्रैटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन फाइल की जाती है। जैसे इमरजेंसी के वक्त पे मिसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का मिसयूज किया गया था, जहां बिना ट्रायल के हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इस टैक्टिक में केस जीतना गोल नहीं होता है, मेन गोल होता है मीडिया और जर्नलिस्ट के टाइम, पैसे और पेशेंस को टारगेट करना। टैक्टिक 2, इकोनॉमिक प्रेशर। अगर किसी मीडिया हाउसेस पे आपको कंट्रोल करना है तो सबसे इजी तरीका है उनके फाइनेंशियल ऑक्सीजन को बंद कर देना, जैसे कि गवर्नमेंट एड रेवेन्यू हटा देना, फॉरेन फंडिंग पर FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू रोक लगाना, IT, ED, CBI की रेड पड़वाना और जब ये सब काम ना करे तो आखिर में होस्टाइल टेकओवर करवाना। वैसे ही जैसे इमरजेंसी के वक्त इंडियन एक्सप्रेस के ब्लैंक एडिटोरियल छापने के बाद उनके गवर्नमेंट एड्स रेवेन्यू को बंद करवा दिया गया था। और अगर आप इस पूरे चीज को गहराई से समझना चाहते हो तो आप हमारे इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1 देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टैक्टिक नंबर 3, यूज फियर एज अ मैसेज। अगर लॉ और पैसे से भी प्रेस कंट्रोल ना हो तो बचता है एक आखिरी ऑप्शन, डर। सिर्फ फिजिकल डर नहीं, साइकोलॉजिकल फियर। ऐसा साइकोलॉजिकल डर जहां जर्नलिस्ट को कुछ लिखने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ जाए, जहां कुछ भी पब्लिश करने से पहले अपने आप को ये पूछना पड़ जाए कि क्या मुझे जेल हो सकती है, क्या इस पर कोई नोटिस तो नहीं आएगा ना। इमरजेंसी के दौरान जर्नलिस्ट को जेल भेज दिया गया था, लेकिन आज ये जेल इनविजिबल है, जिसमें थ्रेट कॉल्स से लेकर सोशल मीडिया ट्रोलिंग तक इतना डराया और धमकाया जाता है कि सच बोलने से पहले लोग 100 दफा सोचें। और जब सच बोलने वाले रहे ही ना तब साल था 1925। जर्मनी के लैंड्सबर्ग प्रिजन के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अपनी बायोग्राफी लिख रहा था। अपने स्ट्रगल्स, अपनी फेलियर्स, अपनी अचीवमेंट्स एक ऑटोबायोग्राफी की तरह। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, लेकिन फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है, नेशन एंड रेस। और ये चैप्टर आने वाले कुछ ही वक्त में सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि करोड़ों और लोगों के फ्यूचर का फैसला बनने वाला था। पर उस चैप्टर में ऐसा क्या था? उस चैप्टर में दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था, सुपीरियर एंड इंफीरियर, क्योंकि लिखने वाले के हिसाब से एक ही रेस थी।
जो सबसे इंटेलिजेंट, पावरफुल और डिसिप्लिन्ड थी और वही दुनिया पर रूल कर सकती थी। उसका मानना था कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी सबको एक ही रेस ने ओरिजिनेट किया है और वो रेस थी आर्यंस, और आर्यंस में भी स्पेसिफिकली नॉर्डिक जर्मन्स। और अब तक तो शायद आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये ऑटोबायोग्राफी कौन लिख रहा था। ये बुक लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था और बुक का टाइटल था मे कैम्प। लेकिन हिटलर के लिए बस ये कह देना काफी नहीं था, उसके लिए उसे चाहिए था प्रूफ या कोई साइंटिफिक बैकिंग या फिर साइंस के नाम पर कोई ऐसी थ्योरी जो उसके एजेंडा को प्रूव कर पाए। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसने हिटलर को ये यकीन दिलाया कि नॉर्डिक जर्मन ही पूरी दुनिया को रूल करने के लिए बने हैं। तो वो थ्योरी है दुनिया की सबसे फेमस सर्वाइवल थ्योरी, सोशल डार्विनिज्म, और उनका कोर कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने कहा था हमारा नेचर एक जंग के मैदान की तरह है जहां हर स्पेसीज सर्वाइव करने के लिए लड़ती है। जिसकी अडेप्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होती है वही सर्वाइव कर पाती है और बाकी स्पेसीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पर इस थ्योरी का हिटलर के क्लेम से क्या लेना देना है? लेना देना है हिटलर को चाहिए था कुछ भी ऐसा जो साइंस से जुड़ा हुआ हो, जिससे उसकी ये थ्योरी ऐसा लगे कि हाँ, इसके ऊपर तो ऑलरेडी साइंटिफिक बात की गई है। इसीलिए उसने इस थ्योरी को ट्विस्ट किया और लोगों को बताया जो रेस सबसे ज्यादा फिट है वही दुनिया पर राज कर सकती है। और हिटलर के लिए फिट होने का मतलब था नॉर्डिक जर्मन्स, और जो इस डेफिनेशन में नहीं आते थे वो सब थे इंफीरियर। और उसने अपनी बुक में यही मेंशन किया, एक बायोलॉजिकल थ्योरी को एक पॉलिटिकल वेपन बनाकर। उस वक्त तो ये बुक इतनी नोटिस नहीं हुई, लेकिन हिटलर के पावर में आने के बाद इस बुक की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ गई और इसी के बाद शुरू हुआ गेम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। उसने अपनी बुक में सुपीरियोरिटी के नाम पर दुनिया को अस वर्सेस देम में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पावर में आने के बाद हिटलर ने अपना सबसे बड़ा टारगेट चूज किया, ज्यूज, और उसके लिए उसने रिलीजन को अपनी मिस इन्फॉर्मेशन का इमोशनल वेपन बनाया। लेकिन कैसे? वेल, एक 2nd सेंचुरी ओल्ड क्रिश्चियन मिथ को वापस से जिंदा करके। पर ये मिथ था क्या? बिब्लिकल पैसेज मैथ्यू के चैप्टर 27 की वर्स 24 और 25 एक कॉन्वर्सेशन दिखाता है जिसमें पॉन्टियस पायलट एक रोमन गवर्नर ट्रायल के वक्त अपने खून से भरे हाथ धोते हुए ये बताता है कि वो जीसस की मौत का जिम्मेदार नहीं है, और वहाँ खड़े क्राउड ये आंसर देता है, His blood be on us and on our children। और ये क्राउड ये एक ज्यूज क्राउड था क्योंकि ये इवेंट ज्यूज के फेस्टिवल ऑफ पास ओवर के वक्त हुआ था। और इसी मिथ को रीस्प्रेड करके हिटलर ज्यूज के सारे नस्लों को जीसस के मौत का जिम्मेदार बताने लगा। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं था, हिटलर एक और मिथ स्प्रेड करता है, स्टैब इन द बैक। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन आर्मी ने अपनी हार का ब्लेम पॉलिटिशियंस की गद्दारी पर डाला था। हिटलर ने इसी को यूज करके एक और मिथ स्प्रेड किया और इस इवेंट का ब्लेम जेविश सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक लीडर्स पर शिफ्ट कर दिया। और यही थ्योरीज हिटलर के वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करने की वजह बनी, जहां हिटलर का एक ही पर्पस था, पूरे यूरोप पर प्योर आर्यन रेस का रूल लगाना। पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, यूगोस्लाविया, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेग्रो, एक के बाद एक ये सारी कंट्रीज नाजी रूल के अंदर आ गई और एक इंडस्ट्रियल स्केल जेनोसाइड करके उसने 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज को बेरहमी से मार दिया। Who look like walking skeletons. Many inmates are sick and are dying from typhus epidemics and starvation. और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था उसके स्प्रेड की गई मिस इन्फॉर्मेशन के कारण। और यही है हमारा रूल 3, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना। जब एक पावरफुल नैरेटिव है, सेंसरशिप है, तो उसके अंदर डाली जाती है बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन। और इस मिस इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करने के सिर्फ 2 टूल्स हैं। पहला टूल है यूज अथॉरिटी। इस टूल का काम है झूठ को अथॉरिटी के साथ जोड़ना, यानी ऐसे चीजों के साथ जोड़ना जिसपे लोग ऑलरेडी अंधा विश्वास करते हो, जैसे कि साइंस, रिलीजन, स्क्रिप्चर्स, नेशनल हीरोज। क्योंकि जब किसी स्टोरी में इन्हें इंक्लूड किया जाएगा तो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि बिना सोचे समझे सच मानने लगेंगे, जैसे हिटलर ने किया अपनी रेशियल थ्योरी को साइंस के साथ अलाइन करके और ज्यूज से नफरत को रिलीजन और नेशनैलिटी से अलाइन करके। दूसरा टूल है रिपीट लाइज अंटिल इट बिकम ट्रूथ। मिस इन्फॉर्मेशन को एक बार बोलने से डाउट हो सकता है या सिर्फ एक शख्स के बोलने से भी डाउट हो सकता है, पर अगर उसे बहुत लोग बार बार बोले तो, जैसे हिटलर ने किया, पहले अपनी बुक में, पावर में आने के बाद अपनी स्पीचेस में, और फिर एक के बाद एक सेम टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते वक्त स्कूल, यूनिवर्सिटीज, पोस्टर्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, हर जगह इसी मिस इन्फॉर्मेशन को रिपीट पर स्प्रेड करके।
साल था 1924। सोवियत यूनियन के लोग अपने सबसे बड़े लॉस से गुजर रहे थे क्योंकि उनके फाउंडिंग फादर और रेवोल्यूशनरी हीरो व्लादिमीर लेनिन दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और पूरे नेशन के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, अगला लीडर कौन होगा। पार्टी के टॉप कंटेंडर्स के बीच एक नाम था, जोसेफ स्टालिन, जिसके बारे में लेनिन ने मरने से पहले अपने आखिरी लेटर में कुछ लिखा था। पर आखिर लेनिन ने क्या लिखा था स्टालिन के बारे में? उस लेटर में लिखा था, स्टालिन इज टू रूड, ही शुड बी रिमूव्ड। पर एक ऐसा इंसान जिसे लेनिन ने निकालने के लिए बोला था, जिसे लेनिन ने बोला था कि बहुत रूड है, वो टॉप कंटेंडर कैसे बन गया? तो हुआ कुछ यूं था कि लेनिन के डेथ के बाद स्टालिन का नेक्स्ट लीडर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था लेनिन का सबसे करीबी दिखना। लेकिन वो तो लेनिन का सबसे नापसंदीदा इंसान था, तो फिर वो लेनिन के करीब कैसे दिख सकता था? ये उस वक्त के दौरान की लेनिन और स्टालिन की पिक्चर है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको इसमें लेनिन और स्टालिन के बीच कोई खास कनेक्शन नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर इस पिक्चर में ये दोनों क्लोज दिख रहे हो तो स्टालिन ने यही किया। इस पिक्चर को दुनिया की सबसे पहली एडिटेड पिक्चर बनाकर, जहां वो अपने आप को लेनिन से क्लोज दिखाने के लिए एयर ब्रश के थ्रू पिक्चर को एडिट करके दोनों को करीब करवा देते हैं और अपने आप को लेनिन के अगले हेयर दिखाने के लिए अपनी इमेज को लेनिन के कंपेयर में काफी बड़ी कर देते हैं। और इस पिक्चर की 5 लाख से भी ज्यादा कॉपीज को पूरे सोवियत यूनियन में जगह जगह फैला दिया जाता है और पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए ऐसे बाकी रेवोल्यूशनरी हीरोज और लेनिन के करीबी लोगों को पिक्चर से रिमूव करना शुरू कर देता है ताकि लोगों को लगे कि सिर्फ स्टालिन ही नेक्स्ट लीडर बनने के लायक है। इसी के साथ उसने लोगों के दिलों में अपनी अच्छी इमेज तो बना ली थी, लेकिन अब बारी थी कल्ट पर्सनालिटी बनाने की। उसके लिए उन्होंने पावर में आने के फौरन बाद हिस्ट्री को चेंज करना शुरू कर दिया। हर हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन के टेक्स्ट बुक से लेकर न्यूज तक अपने आप को एक ग्रेट हीरो की तरह दिखाना शुरू कर दिया। हर अच्छे इवेंट और हर रेवोल्यूशन का क्रेडिट स्टालिन ने अपने नाम कर लिया। साथ ही मीडिया के थ्रू शेयर हो रही सारी इंफॉर्मेशंस में अपने नाम के साथ ग्रेट, बिलव्ड, बोल्ड, वाइज, इंस्पायरर, जीनियस एंड फादर ऑफ द नेशन जैसे वर्ड्स का फ्रीक्वेंटली यूज करवाने लगा। फिल्म्स की इन्वेंशन के साथ ऐसी फिल्म्स बनाना शुरू किया जो लोगों के दिमाग में उसकी एक कल्ट पर्सनालिटी बिल्ड कर सके। बैटलशिप पोटेमकिन, आइवन द टेरिबल, द फॉल ऑफ बर्लिन जैसी कई मूवीज में स्टालिन ने अपने आप को फादरली, वाइज और हीरोइक फिगर जैसे दिखाया और इन्हीं सब एक्शंस के बाद स्टालिन वक्त के साथ अपना कल्ट पर्सनालिटी बिल्ड करने में सक्सेसफुल रहा। लोग उनसे इतना इंस्पायर हो चुके थे कि लोगों ने अपने घरों में उनके नाम से स्टालिन रूम्स बनाए थे जहां वो लोग उनकी पोर्ट्रेट के सामने अपना लॉयल्टी और डिवोशन दिखाते थे। और यही है हमारा रूल 4, बिल्ड अ कल्ट पर्सनालिटी। कल्ट पर्सनालिटी का मतलब होता है लीडर को एक सिंबल बना देना, ऐसा सिंबल जिसे ना कोई क्वेश्चन करे, ना ही डाउट करे और ना ही अपोज करे। और ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए लीडर्स 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, अपने आप को किसी लेगेसी के साथ जोड़ना। ऐसी लेगेसी जिसे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जैसे कि कोई नेशनल हीरो, कोई रिलीजन या फिर कोई आइडियोलॉजी। लोग ऑलरेडी उस लेगेसी को रिस्पेक्ट करते हैं और लीडर का नाम है बस उस लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी कल्ट पर्सनालिटी को बिल्ड करना। स्टेप 2 है कंट्रोल ऑल इमेजरी एंड सिंबल, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हर जगह अपनी फोटोज, स्टैच्यूज, पोस्टर्स, स्लोगन्स लगाना, हर अच्छे काम का क्रेडिट अपने आप को देना, अपनी पिक्चर्स को सबसे बड़ी साइज में छपवाना, मीडिया से लेकर टेक्स्ट बुक तक हर जगह एक ही चेहरा दिखाना, जैसा स्टालिन ने किया अपनी पिक्चर्स की 5 लाख जितनी कॉपीज जगह जगह फैलाकर। स्टेप 3, रीराइट द हिस्ट्री। हर इंपॉर्टेंट नेशनल अचीवमेंट का क्रेडिट स्लोली अपने नाम करवाना। बुक्स, फिल्म्स, स्टोरीज, न्यूज, हर जगह खुद को इस तरीके से फ्रेम करना कि हर इवेंट में उस इवेंट का सेंट्रल फिगर सिर्फ और सिर्फ वो लीडर ही लगे और पूरी स्टोरी उनके ही इर्द गिर्द घूमती रहे। जैसे स्टालिन ने रेवोल्यूशन के दौरान अपने रोल को हर जगह, हर पिक्चर में एग्जैजरेट करके किया। स्टेप 4, यूज इमोशनल लेवल्स। अपने काम के साथ ऐसे इमोशनल लेवल्स लगाना जो आपकी कल्ट पर्सनालिटी बिल्ड करे। मीडिया में बार बार नाम के साथ सेम लेवल यूज करना। लोग भले ही उस लेवल पर ध्यान ना दे, लेकिन उनके ब्रेन में आपके नाम के साथ वो लेबल हमेशा के लिए जुड़ जाती है। जैसे स्टालिन ने अपने नाम के साथ ग्रेट, बिलव्ड, फादर ऑफ नेशन लगवा कर किया। और आखिरी स्टेप है स्टेप 5, लॉयल्टी। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ऐसा वक्त आएगा जब लोग ये मानने लगेंगे कि उस लीडर से डिसएग्रीमेंट का मतलब है देश से डिसएग्रीमेंट। तब एक लीडर की कल्ट पर्सनालिटी पूरी तरह बिल्ड हो चुकी है, जब उनके खिलाफ बोलने पर देशद्रोही, गद्दार, ट्रेटर बोला जाने लगे। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके स्टालिन ने सोवियत यूनियन पर अपना कंट्रोल कर लिया और इस तरह कंट्रोल कर लिया कि उसके खिलाफ बोले जाने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। और ये पावर पॉलिटिक्स से नहीं, एक कल्ट पर्सनालिटी से आई थी।
साल था 1799। नेपोलियन बोनापार्ट, एक छोटे से कॉर्सिकन आइलैंड से उठा हुआ जनरल, सालों से चली आ रही फ्रांस की मोनार्की को गिरा चुका था और अब धीरे धीरे वो फ्रांस की रिवोल्यूशनरी आग बाकी यूरोपियन कंट्रीज में लाकर उन पर कब्जा करना चाहता था। वो एक एक करके ऑस्ट्रिया, इटाली और स्पेन पे कब्जा करने में सफल हो चुका था और अब बारी थी प्रशिया की। प्रशिया एक ऐसी कंट्री थी जिसकी आर्मी से पूरा यूरोप डरता था। प्रशिया के पास अपनी आर्मी के लिए इंटेलेक्चुअल्स थे, लाइन्स ऑफ जनरल्स थे, लेकिन फिर भी 14 अक्टूबर 1806 के दिन नेपोलियन के ट्रूप्स प्रशिया पर हमला कर देते हैं और कुछ ही वक्त में प्रशिया जैसा पावरफुल एम्पायर नेपोलियन की आर्मी से हार जाता है। एक ऐसा एम्पायर जिसका प्राउड, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ था, उसकी आर्मी पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो आर्मी इतनी परफेक्ट थी तो फिर वो डिफीट कैसे हो गई? जब इंटेलेक्चुअल्स और जनरल्स ने एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि उनके सोल्जर्स ऑर्डर सुन तो रहे थे, लेकिन क्या करना बेस्ट रहेगा ये खुद से सोच रहे थे और उसके बाद वो क्वेश्चंस कर रहे थे और इस प्रोसेस की वजह से एक्शंस में डिले हो रही थी और उनकी हार का कंक्लूजन निकला सोल्जर्स का खुद से सोचना। और अब उन्हें जीतने के लिए ऐसे सोल्जर्स चाहिए थे जो ना ही सोचे, ना ही कोई क्वेश्चन करे, ना ही कहीं पे रुके, बस सिर्फ फॉलो करते जाए। और यहीं से बर्थ हुआ दुनिया का पहला मास सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम और इसका मिशन था ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी और ब्लाइंड नेशनलिज्म। ना ही कोई क्वेश्चन, ना ही कोई लॉजिक और ना ही कोई क्रिएटिविटी, बस ऑर्डर, डिसिप्लिन, ओबीडियंस। और अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा, ये सिस्टम था दुनिया का सबसे पहला मास एजुकेशन सिस्टम, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम, जिस पर मैंने एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी बना रखा है, द एजुकेशन ट्रैप, जिसे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इस एजुकेशन सिस्टम ने एक ऐसी डिसिप्लिन जनरेशन बनाई जो बिना क्वेश्चन किए मिलिट्री, सिविल सर्विसेज और फैक्ट्री जॉब्स में दाखिल हो गई। धीरे धीरे यही प्रशियन मॉडल पूरी दुनिया की एजुकेशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट बन गया और उन कंट्री के लीडर्स ने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि क्या चीज पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, और लोगों के माइंडसेट उसी अकॉर्डिंग बिल्ड हो गए जैसे वो लीडर्स चाहते थे। और आज ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के लीडर्स अपने प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए इसी एजुकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। और यही है हमारा रूल नंबर 5, एजुकेशन सिस्टम को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करना। क्योंकि अगर बचपन से ही किसी इंसान को एक फिक्स तरीके से सोचना सिखाया जाए तो वो बड़े होकर आपके काम में रुकावट नहीं बनेंगे। उनके एक्शंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और उन एक्शंस को अपने फायदे के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू लोगों के सोचने के तरीके को कंट्रोल किया गया और जैसे ही एजुकेशन सिस्टम का यूज करके उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स से अटेंशन हटा दिया जाएगा, वैसे ही उन्हें एक फैक्ट्री ऑफ लॉयल सिटीजन्स मिल जाएंगे जिनके क्वेश्चन उठाने के, आपको चैलेंज करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब वो सिर्फ मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं, अब उन्होंने लोगों के सोचने के तरीके को भी कंट्रोल कर लिया। अब लोग क्या देखेंगे, क्या सच मानेंगे, क्या झूठ मानेंगे, इवन किस तरीके से सोचेंगे, ये भी उस एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने वाले ही डिसाइड करेंगे। और इसी तरह इन रूल्स को फॉलो करके किसी भी डेमोक्रेसी को कंट्रोल डेमोक्रेसी बनाया जा सकता है, जिसके लिए पहले एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। कोई उस नैरेटिव का सच ना जान पाए इसीलिए सेंसरशिप लाई जाती है। अपनी मन चाहे काम को बिना किसी परेशानी से करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट की जाती है और इन सब के बाद किसी भी लीडर का गोल होता है अपनी पर्सनालिटी को कल्ट बनाया जाए और आखिर में एजुकेशन सिस्टम का यूज करके आने वाली जेनरेशन की सोचने का तरीका कंट्रोल किया जाता है। और जैसे ही उनका सोचने का तरीका कंट्रोल हो जाता है, वैसे उनके क्वेश्चंस, उनके इमोशंस, उनका वोट, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके सोचने के तरीके को कंट्रोल किया जा चुका है। क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा, जो देखा, जिस तरह से सोचा, सब कुछ सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया था। और अब जब आपने इन 5 रूल्स को समझ लिया है तो अपने आसपास ऑब्जर्व करो। क्या आपको कोई केयरफुली बिल्ड किया हुआ नैरेटिव नजर आ रहा है? क्या कहीं किसी मीडिया के वॉइस को सेंसर किया जा रहा है? क्या आपके आसपास कोई सस्पिशियस या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है? क्या किसी कल्ट लीडर पर क्वेश्चन उठाने पर आपको देशद्रोही, ट्रेटर या गद्दार बोला जा रहा है? क्या आपके टेक्स्ट बुक से आपके सोचने का तरीका मैनिपुलेट किया जा रहा है? और अब इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अब अगर कोई लीडर आपके सच को कंट्रोल करना चाहे, आपके सोच को कंट्रोल करना चाहे, तो क्या आप उनके इस मोटिव का शिकार बन जाओगे या फिर इन रूल्स को जानने के बाद आप उनके झांसे से बच जाओगे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री टिल द एंड। आई होप कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ इस डॉक्यूमेंट्री से सीखने को मिला हो। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। सो बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।